जैसे जैसे एग्जाम की तारीख पास आने लगती है वैसे वैसे हमारे पास तनाव भी आने लग जाता है। यानी कि यूं कहूंगा साफ शब्दों में हमें थोड़ा सा भय सताने लग जाता है और हम लोग थोड़े ज्यादा ही भयभीत होने लग जाते हैं जैसे ही एग्जाम पास में आने लगता है। हालांकि ये भय उन बच्चों को ज्यादा होता है जो थोड़े से सीरियस एस्पिरेंट है, लंबे समय से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन बच्चों को थोड़ा सा भय ज्यादा सताने लग जाता है। तो पहला सवाल आपका ये बनता है कि सर ये भय आना जायज है क्या, या ये जो हमें डर लग रहा है एग्जाम से पहले ये होना जरूरी है क्या, या ये जो हो रहा है मेरे साथ में ये क्या ठीक हो रहा है, मतलब मेरे सिम्टम ठीक है या गलत है, लक्षण है एग्जाम पास होने के या नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर आपको भय सता रहा है तो मतलब आप लोगों के बहुत ज्यादा सिम्टम हैं कि आप लोगों का एग्जाम पास होगा। मतलब सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, डिप्रेशन आना, तनाव होना, किसी एग्जाम का डर होना, ये कौन से लक्षण है। भैया डर उसी को ही लगता है जिसे खोने का डर भी हो एक साथ में। मतलब आप लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप लोग सीरियस थे बहुत लंबे टाइम से। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों का ये जो तनाव है ना वर्तमान में, ये भले ही आपको बुरा लग रहा हो लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका मित्र है, दोस्त है। क्योंकि जितना ज्यादा आपको टेंशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा आपके अंदर ये हड़बड़ाहट आएगी कि मैं ये भी पढ़ लूं और मैं वो भी पढ़ लूं। मतलब आप पढ़ने के उत्सुक तो होंगे, भले ही आप लोग कोई एक जो मीनिंगफुल चीज ना पढ़ पाए लेकिन पढ़ तो पाए, पढ़ने तो बैठे आप लोग। आपके मन में ये तो हुआ ना कि मैं ये भी पढ़ लूं और वो भी पढ़ लूं। आप 10 किताबों को पलटने लग जाएंगे, आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने लग जाएंगे जैसे ही एग्जाम पास में आने लगता है। तो तनाव कहीं ना कहीं हमारा मित्र होता है, ऐसा मुझे लगता है या मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब देखिएगा सारा मुद्दा जो है वो ये है कि हरियाणा एसआई का एग्जाम आने वाला है और तय समय पे होने की अभी तक संभावना है, कब 29 अगस्त को, और उससे एक दिन पहले फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम भी होने वाला है। मैं यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में ही बात करने वाला हूँ, कोई नेगेटिव बात नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन देने के लिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों का एक उद्देश्य या आपका मकसद थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूँ मैं। यहाँ मैं आप लोगों के आगे मैं वो बातें नहीं करूंगा जो नेगेटिव है या आप लोगों को नेगेटिव रास्ते की ओर लेके जाएगी। मैं यहाँ पे केवल वही बात करूंगा जिसमें आप लोगों को मैं मेहनत करना सिखा पाऊं, या आप लोगों के मन में भी ये कहीं ना कहीं आए कि हाँ कहीं ना कहीं साथ अगर देगी तो मेहनत ही साथ देगी, किस्मत तो साथ दे ना दे इसका तो कोई भरोसा भी नहीं है। सवाल अब ये आता है, इस सफर को तय करने के लिए हमारे पास में दिन बहुत कम बचे हैं, तो हमें अभी क्या पढ़ना चाहिए और क्या जो है किताब को पढ़ें और कौन से टॉपिक को पढ़ें, और एक्चुअल अब पैटर्न क्या रह जाने वाला है। तो एक्चुअल सवाल तो यही बन रहे हैं, बड़े बड़े सवाल। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि सर ये जो डर लग रहा है ये डर मेरे साथ में जायज है क्या। तो इसका सही आंसर मैंने दे दिया है कि बिल्कुल डर लग रहा है एग्जाम से पहले, तो लगना जायज है। मतलब आप लोग वाकई सीरियस है और आपके ये सही लक्षण है एग्जाम पास होने के। अब आप लोगों का एक दूसरा बड़ा सवाल ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा जो एग्जाम है वो पास हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि मैं एग्जाम में बैठने लायक हो चुका हूँ, मतलब मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है क्या, ये मुझे कैसे पता लगेगा। इसके लिए आप लोग जर्नली तय किया करते हैं मॉक टेस्ट के द्वारा अपनी प्रिपरेशन को। किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं। मैं यहाँ पे किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ना कोई मेरे मॉक टेस्ट की ना किसी और खास पब्लिकेशन की मैं यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जो भी कोई आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो भी कोई आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उन्हें आप लोग लेके आइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करनी है ना आप लोगों को, उसमें अच्छा बुरा क्या है। अगर गलत क्वेश्चन है आप लोगों को दिख ही जाएगा यहाँ पे कि अगर आप गलती पहचानने ही लग गए हैं किताबों की, तो मतलब आप लोगों को अभी अच्छे से आपकी तैयारी हो ही रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट तो आप लोग कोई भी लेके आ सकते हैं, तैयारी करते रहिएगा। अब सर सवाल ये बन रहा है कि मेरा मॉक टेस्ट में, देखो अक्सर बच्चों के साथ में जो गलती होती है वो बता रहा हूँ मैं, कि एक मॉक टेस्ट देते हैं, एक मॉक टेस्ट के अंदर जो है मान लेते हैं 100 नंबर का कोई मॉक टेस्ट दिया और उसके अंदर मान लेते हैं उसने 80 या 90 क्वेश्चन जो है ना वो ठीक कर दिए। तो बड़ा ही वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, मैं उसको और कॉन्फिडेंट कहूंगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ भैया अब तो मैं बिल्कुल सेट हूँ और मेरा एग्जाम तो कंफर्म जो है वो पास हो जाएगा।
इसे क्या मैं अपनी संपूर्ण तैयारी मान लूं सर? नहीं, इसे आप संपूर्ण तैयारी नहीं मान सकते। तो एक छोटी सी कहानी आती है ना कि एक गुरु और एक शिष्य थे, और शिष्य को गुरु ने कहा कि बेटा तीर निशाने पे लगाइए, और उस शिष्य ने जो है तीर निशाने पे लगाया, और वो वाकई एकदम सटीक निशाने पे तीर लगा। तो गुरु ने पूछा कि ये तीर निशाने पे क्यों लगा, क्या तुम्हें इसका कारण पता है? तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, मैंने तो तीर चलाया, बस निशाने पे लग गया। तो क्या ये एक भविष्य में यूं कहिएगा कामयाब शिष्य की एक परख हो सकती है? तो गुरु ने कहा बेटा अभी आप लोग इस धनुर्विद्या में पास नहीं हुए हैं, या आप अभी तक 100% कामयाब नहीं है। जाइएगा और मेहनत करिएगा, 1 महीना 2 महीना साल 6 महीने और लगाइएगा और प्रिपेयर करिएगा अपने आप को। थोड़े समय के बाद में फिर से गुरुजी ने कहा कि वैसे ही कोई शिविर आयोजित हुआ, और उसमें कहा कि बेटा तीर लगाओ निशाने पे, और बच्चे ने लगाया, और फिर भी उसी क्षण में जो है ना क्या हुआ कि वही निशाने पे तीर लगा। अब गुरु ने फिर वही सवाल किया कि बताइए ये तीर निशाने पे क्यों लगा? इस बार बच्चे का जवाब कुछ अलग था कि हाँ गुरुजी, मुझे कंफर्म पता है कि ये तीर निशाने पे क्यों लगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा फिर से ये तीर चला सकता हूँ, और फिर भी ये निशाने पे लगेगा। भले ही आप मुझसे कितनी बार भी तीर चलवाइए, मैं फिर भी जितनी बार तीर चलाऊंगा उतनी बार ये निशाने पे लगेगा। इसे कहते हैं 100% प्रिपरेशन। मतलब आपको अगर कारण पता लग जाए कि कहाँ से, कहते हैं ना कि ज्ञान छलकने लग जाए अंदर से, आप लोगों का इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए उस सब्जेक्ट से कि कैसा भी सवाल आ जाए भैया मैं तो इसको टैकल कर ही लूंगा, उसे आप लोग प्रिपरेशन कह सकते हैं। सर दिन कम बचे हैं तो इस प्रिपरेशन को क्या मैं ग्रैब कर सकता हूँ? करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, बहाने नहीं ढूंढता है, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो, वो तो आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। कैसे करना है ये आप बात बहुत अच्छे से जानते हो और पहचानते हैं। अब मैं आता हूँ एक छोटी सी कहानी पे, उसके बाद में आप लोगों को मैं बताता हूँ अगली बात इंपॉर्टेंट कौन सी बात जिसमें आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले ये बतानी बहुत जरूरी है, इस समय में आप लोगों को शांति होकर सुननी पड़ेगी अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फिलहाल। तो देखिएगा, एक बाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये बाज की कहानी मैंने भी बहुत बार सुनाई होगी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये मेरी कहानी जो है ना, मेरी कहानियों में सबसे फेवरेट कहानी है। सर क्या बार बार एक ही बात से हम मोटिवेट हो सकते हैं? बार बार आप नहाते हो तो पानी से ही नहाते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि आज आप पानी से नहाए हो, कल तेल से नहाए हो, परसों आप लोग पेट्रोल से नहाए हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मतलब जैसे रोज रोज नहाते हो और रोज रोज उसी सेम चीज से नहाते हो, तो रोज रोज भी मोटिवेट भी हो सकते हो और उसी चीज से भी मोटिवेट हो सकते हो। रोज कोई मना नहीं करता, डेली मोटिवेट होने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, होना भी चाहिए। अब बाज की जीवन की कहानी बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद है कि बाज सब पक्षियों का राजा माना जाता है, सबसे ऊंची इसकी उड़ान होती है, सबसे लंबा इसका जीवन होता है। बाज पक्षी का जीवन लगभग 70 साल का होता है, अपने जीवन में 70 साल तक उड़ता है ये, ठीक है, 70 साल तक उड़ता है, और बल्कि सब पक्षियों में सबसे ऊंचा उड़ता है, इवन बादलों से भी ऊपर उड़ता है। एक्चुअली बाज से अगर आप सीखो तो एक बात तो बहुत ही सिंपल और क्लियर कट सीख सकते हो कि जैसे भी बारिश आती है, मौसम खराब होता है, आंधी तूफान आता है, तो सब पक्षी जो है डर के चुप के कहीं पे जो है ना बैठ जाते हैं, लेकिन ये पक्षी क्या है, ये एंजॉय करता है उस टाइम पे, मजे लेता है ये। मतलब ये क्या, मुसीबत में भी अवसर पहचानने की कोशिश करता है, और इतने अच्छे अवसर पहचानता है कि बादलों से भी ऊपर चला जाता है, तो इसको मुसीबत भी वहां पे कोई भी ज्यादा सता नहीं सकती है। तो एक्चुअली बाज क्या है, बाज का जीवन का एक 40वां वर्ष जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, यूं कहिएगा बाज के लिए बड़ा ही दुखदाई भी कह सकता हूं मैं। कैसे दुखदाई है उसको आप बड़े ध्यान से सुनना कि 70 साल का इसका लंबा जीवन काल है, जैसे ही ये 40 साल का होता है तो इसके साथ क्या होता है कि ये इसकी जो चोंच होती है जो आपको दिख रही है, ये चोंच आगे से मुड़ जाती है। इस चोंच मुड़ने से क्या हो जाता है सर, एक्चुअली बाज अपने जीवन में कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता। बाज कभी भी किसी का जो शिकार किया हुआ या मरा हुआ शिकार नहीं खाता, ये हमेशा हमेशा जो है ना ऐसे ताजे ही जो है शिकार करता है और बिल्कुल फ्रेश मांस खाता है। ये बाज की आदत है अपने आप में। ये यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो सीखने को क्या मिलेगा कि आप अपने पास्ट पे रोना मत रोइएगा।
बाद जैसे कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है, ऐसे जो पास्ट है वो मर चुका है उसको मत सोचिएगा। अभी जो चल रहा है, वर्तमान में जब घटित हो रहा है, उसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि जीवन तो आपका वही बनाने वाला है। ठीक है, वर्तमान क्या है इसके बारे में बहुत ही सजग होकर सोचिएगा। बीत गया सो बीत गया, चाहे भले ही कितने बड़े दुख पड़े हो उसको भुला दीजिएगा आप लोग, चाहे सुख आए हो चाहे दुख आए हो उसको भुला दीजिएगा। अभी वर्तमान जो है ना उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो बाज के जीवन की ये 40वां वर्ष क्या है कि इसकी चोंच तो मुड़ जाती है, मतलब जिससे ये शिकार करता है, फ्रेश मांस खाता है, अब ये नहीं खा पाएगा। के साथ में इसके पंख भी भारी होने लग जाते हैं। के साथ पंख भारी होने का मतलब ये ऊंची उड़ाने नहीं उड़ सकता है। और के साथ में जिन पंजों से आप देख पा रहे हो कि इतना बड़ा शिकार जो है ना कैद कर सकता है, वो पंजे भी इतने जो है सक्षम नहीं हो पाते कि किसी शिकार को पकड़ सके, दबोच सके। तो इसके पास में एक तो यही है कि बाकी लोगों की तरह जैसे एक मुसीबत में आने पे लोग क्या है कि बैठ जाते हैं, वैसे ही ये ऐसा भी कर सकता है कि चलो ठीक है अभी बूढ़े हो गए, बैठ जाए कहीं दुबक के और मरा हुआ मांस खा लें और तो क्या करें। लेकिन ये बाज ऐसा नहीं करता। बाज क्या करता है कि सबसे ऊंची किसी चोटी पे जाके बैठ जाता है और ऊंचे शिखर पे जाके क्या करता है, सामने रखे पत्थर पे अपनी चोंच मारता है। चोंच मार मार के आगे से चोंच जो है वो तोड़ डालता है। नई चोंच आने में क्या होता है, 6 महीने का वक्त लगता है। के साथ में इसी चोंच से ही जो है ना वो अपने पंख भी तोड़ लेता है, अपने पंख भी तोड़ता है, अपने जो कहिएगा चोंच भी फोड़ता है, अपने नाखून को भी यानी कि पंजों को भी घिसता है। और भैया बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन है ये। आप खुद सोच के देखिएगा कि आप अपने ही हाथों से अपने उंगली अगर काटो, घिसो, छिलो, आपको कहूं मैं कि छिल्लर से आप अपनी उंगली छिलिएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल सोचो सर, सुन के भी बड़ा ही दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल करता है। ये 6 महीने का जो टाइम होता है बहुत ही ज्यादा दुखदाई होता है, बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। इसमें किसी का हो सकता है मरा हुआ मांस भी खाना पड़े। बहुत ही ज्यादा दुखदाई टाइम होता है बाज के जीवन का। ये हर बाज के जीवन का होता है, मतलब बाज के जीवन में ये घटना आती ही आती है, हर बाज के जीवन में आती है, चाहे दुनिया का कोई भी किसी भी देश का बाज हो। लेकिन 6 महीने के बाद में क्या होता है, दोबारा से नई चोंच आती है, दोबारा से पंख आते हैं और दोबारा से ही वैसे ही नाखून बनते हैं। आगे आने वाले जो 30 साल होते हैं वो फिर से जवानी के जीता है ये बाज। आप सोच पा रहे हैं इस कहानी में कितने ज्यादा जो है वो मीनिंग था। मीनिंग ये था कि अगर ये बैठ जाता वहां पे तो आगे 30 साल कितनी दूरदर्शा होती इसकी। लेकिन 30 साल अब जो है 6 महीने के दर्द से जो है ना वो ये 30 साल बहुत ही बढ़िया गुजार पा रहा है। तो भैया आहुति तो देनी ही पड़ेगी। अगर कुछ कंफर्ट जोन से आपको एक्चुअली क्या है कि अब अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो आगे अनकंफर्ट रहोगे, अगर अब अनकंफर्ट जोन में रह जाओगे तो आगे कंफर्ट जोन में रहोगे। तो आहुति तो देनी ही पड़ेगी, ये बात हमें बात से सीखने को मिलेगी। ये 5 किलोमीटर से भी आगे अपना शिकार देख लेता है, मतलब इसका विजन क्लियर है बिल्कुल। जैसे खरगोश है, एक खरगोश को क्या है कि दौड़ाते हैं, खरगोश की रेस देखी कभी तुमने यूट्यूब पे, टीवी पे? उसको वहां पे गाजर रख देते हैं, वो भाग के जाके गाजर खाने लग जाता है। खरगोश भागता क्यों है, वहां तक कैसे पहुंच जाता है, उसको पता है वहां पे पहुंचा और पहुंचते मुझे गाजर मिलेगी। ऐसा ही कुछ होता है, आपको टारगेट पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए कि हाँ यहां से निकला तो मुझे वो मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा। तो इस करके आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ये बातें आपको अगर समझ में आ गई है तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इन चीजों के वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पास्ट पे जिस पे रो रहा है, धो रहे हो, उसको आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। सब लोगों से आपको रिश्ता नाता तोड़ना पड़ सकता है। बाज अकेला ही तो उड़ता है, ठीक है ना, छोटी मोटी चिड़िया के साथ तोड़ना उड़ता है। छोटी सोच वाले लोगों से तो हमेशा दूर रहो, जितना रह सकते हो उतना दूर रहो छोटी सोच वाले लोगों से तो आप लोग, ठीक है। तो अब हमें मुद्दा ये है सर कि क्या पढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिएगा सबसे पहले आपके पास में आ जाती है यहाँ पे जीके का पोर्शन आता है। सर जीके आएगी क्या? देखिएगा पेपर का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जीके आने की संभावना है। इस करके आप लोगों को जो है इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो मैं इंडियन हिस्ट्री का मतलब क्या है सर, क्या सर मुझे पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा? 15 दिन में तो आप भैया सोच भी नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे महानुभाव होंगे जो आज मुंह उठा के लगे हैं तैयारी करने के लिए, तो 15 दिन में इतिहास ही पढ़ पाओगे, बाकी तो कुछ और होगा, वो भी पुराना कर पाओ तो आप लोग। इसमें आपको हरियाणा का हिस्ट्री पढ़ना है। ये किताब लेके आनी है अरिहंत की नो योर स्टेट, बस उसके अलावा कहीं पे भी किसी से नहीं पढ़ना। भले ही मैं यूट्यूब पे आपको हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूँ, मेरी वीडियो भी स्किप कर देना बेशक। किसी से हरियाणा जी के कोई कह रहा है कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, नहीं भैया, वो आग तुम्हारे करियर पे लगा देगा फिलहाल के लिए। तो तुम एक काम करो, खुद से पढ़ो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।
अभी करना क्या है आप लोगों को, मतलब आपका जर्नल स्टडीज में ये पॉइंट थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि जिनसे सवाल बन सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स का। आप लोगों को कहीं से भी ढूंढ के गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से कर लेनी है, हरियाणा गवर्नमेंट की और नेशनल गवर्नमेंट की, ठीक है ना। मतलब जितनी भी योजनाएं चलाई है, योजना से संबंधित एक या दो सवाल बनने की संभावना लगभग हर पेपर में होती है। तो यहाँ से तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के ही जाएं। बाकी आप लोग क्या है, जो बेसिक जीके हरियाणा की पढ़नी है आपको वो पढ़ लेनी है। और के अलावा आप लोगों को जो है ना, नेशनल जीके के लिए कौन सी बुक लेके आनी है, एक ही किताब लेके आनी है, वो भी मैं अभी बताने वाला हूं आपको। रीजनिंग एक पैटर्न है, रीजनिंग कंफर्म आएगी। रीजनिंग के टॉपिक बताने की जो है वो बेसिकली जरूरत ही नहीं है। कंफर्म आएगी कहने का मतलब लास्ट पेपरों में देखने को मिल रही है, इस करके हो सकता है कंफर्म ही आए। तो इसको तो आप लोग अब बिल्कुल भी जो है टाइम ना भी दे तो चल जाएगा, क्योंकि अब से पहले आपकी जितनी तैयारी होनी थी वो हो गई, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। तो ये आपकी समझ बेस का है, तो इसको आप लोग फिलहाल के लिए 15 दिनों में स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात आती है, अगेन ये सब्जेक्ट वही है आपका, प्रैक्टिस वाला है। अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो फिर भी आप लोग इसको कर लीजिएगा। बेसिक बेसिक नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, एज वाले, एचसीएफ एलसीएम वाले, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, रेशियो प्रोपोर्शन वाले, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सम है, टाइम एंड वर्क है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बेसिक बेसिक टॉपिक आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ी बोरियत महसूस कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपको इतना ज्यादा इसमें प्रेशर लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आप लोग इजी तरीके से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि बाकी एग्जामों में देखने को मिला कि बेसिक ही मैथमेटिक्स है, उतना टफ वाला मैथमेटिक्स नहीं देखने को मिल रहा। टफ आता भी है तो इन 15 दिनों में आप क्या उखाड़ लेंगे जब अब तक ही नहीं उखाड़ पाए। ये बात उनके लिए है जो बच्चा मैथमेटिक्स में एवरेज है या बिलो एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग। जर्नल साइंस, इस सब्जेक्ट पे आप लोग पूरा फोकस करिएगा, अपना 100% लगाने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। जर्नल साइंस पहला सब्जेक्ट है, जर्नल साइंस आपका। दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका हरियाणा जीके का, ठीक है ना। हरियाणा जीके मैंने बता दिया, अरिहंत की किताब ले आइएगा। बाकी अरिहंत की जरूरी नहीं है, कोई मर्जी किताब आपके पास अगर पहले से है तो आज मार्केट में मुंह उठा के किताब लाने मत जाइएगा। जो भी किताब है बस उसको ही पढ़ डालिएगा आप लोग। कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा किताब लाने की, कोई जरूरत नहीं है किसी की वीडियो देखने की। केवल और केवल आप लोग उस किताब से पढ़िएगा और रफली मोटे मोटे नोट्स बनाइएगा, काम चल जाएगा आपका। साइंस में आपको ज्यादा क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है बाकी के मुकाबले। बायोलॉजी के अंदर ही आपको बूटनी आता है, उस पर भी ध्यान देना है। जूलॉजी आता है, मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और एक बायोलॉजी, ये तीनों अच्छे से करना है मतलब इसके अंदर आपको। उसके अलावा फिर आपका बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स तो आता ही है, कुछ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी एक आध, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस बायोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दे लेना। कहां से पढ़ूं, किताब तो मैं बताऊंगा, रुको भी। बात करूं करंट अफेयर की, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के मोटे मोटे टॉपिक होते हैं कुछ आपके, जैसे कुछ बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आता है, या कोई स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, या टेक्नोलॉजी है, या कोई डेट है या इवेंट है, जैसे अभी 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, तो कुछ इस टाइप के सवाल बन सकते हैं जो लेटेस्ट हैं। लेकिन आप लोग करें क्या, करंट अफेयर के लिए आप लोगों को मैं बेस्ट सजेशन देता हूं, कोई एक मैगजीन ले आना। मैगजीन आप ले आना, एक ज्ञानम की मैगजीन ले आना। ज्ञानम की मैगजीन के पीछे जो है ना, लगभग 200 टॉप 200 टॉप 500 ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे आपको, बस वही कर लेना। एक साल के 200 क्वेश्चन आपको, बहुत ही छंटे हुए सवाल होंगे जो आपको पढ़ने हैं, ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना फिर आपको। मतलब इसमें आपको मोटे मोटे वो मैगजीन से काम चल जाएगा। नेशनल करंट अफेयर के लिए आप लोग ज्यादा भड़क बिल्कुल भी ना, टेंशन नहीं ना ले। हरियाणा करंट अफेयर की बात करते हैं तो मैंने 16 महीने का एक ही वीडियो करवा रखा है, उस एक वीडियो को आप लोग अच्छे से कर लेना। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें भूल जाओ। डेली करंट अफेयर कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग 16 महीने वाला कर लो, बस आपका काम चल जाएगा। ये बातें बड़ी ही सटीक और बहुत ही मीनिंगफुल बता रहा हूं, इन बच्चों का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है फिलहाल के लिए। अब भैया बात आती है बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट पे, वो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये सब्जेक्ट भी अब आ ही रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को, वैसे तो आप लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ने बैठोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है कवर होगी, और के साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको, जैसे ज्योग्राफी वाली मिट्टी वगैरह है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी कवर होती है, यहाँ पे भी कवर होती है, ठीक है ना। कुछ आपको फसलों के बारे में, जैसे आपकी बहुत सारी प्रकार की फसलें और उनके एग्जाम्पल हो गए, या जैसे फसल चक्र वगैरह क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर के फैक्ट क्या है आपके, फलों के बारे में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक आध करंट अफेयर वगैरह है, पौधों के बारे में। बोटनी पढ़ोगे तो ये वाला पार्ट आपका थोड़ा अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। ये तो इजी होता है बोटनी में, फिर भी थोड़े से टेढ़े मेढ़े नाम आते हैं।
एनिमल हस्बेंड्री की बात आती है तो एनिमल हस्बेंड्री को इतना हवा मत बनाइएगा, इतने घबराइएगा नहीं। सवाल आए थे वो भी बेसिक ही आए थे, अब आएंगे तो भी वैसे ही कुछ पैटर्न होगा, उतना मुश्किल नहीं थे सवाल, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, एनिमल ब्रीड्स है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, डेयरी है, डिजीज और सिम्टम वगैरह एनिमल के हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे मैंने 3 4 5 वीडियो बना रखी है, आप उनको देख लीजिएगा और विश्वास करिएगा आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उन 4 5 वीडियो से ही। कंफर्म मिलेगा क्योंकि मेरे को पता है ना सटीक तरीके से वो डेटा तैयार कर ही रखा है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले दिनों में 4 5 वीडियो सटीक तरीके से मैं फिर बना दूंगा, तो आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। मैं बहुत ही लंबी ऐसा नहीं कहने वाला कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, मैं जो करता हूँ वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सटीक तरीके से पहले ही बहुत ज्यादा चीजों को देख देख के कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूं, तो आप लोगों को वाकई वो एग्जाम में हेल्प करेगा। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की टेंशन तो वैसे भी नो टेंशन है, जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे या तो उसने वो कोर्स से पढ़ा हुआ होगा, या मान लेते हैं उसने फ्री वीडियोस भी देखी हैं, स्टार आईक्यू पे बहुत सारी फ्री वीडियोस भी हैं, तो आप लोग उनसे भी बहुत ही ज्यादा जो है ना वो एनर्जी अपना बूस्टअप कर सकते हैं। फिर भी तैयारी करनी है तो आपके पास में परीक्षा मंथन किताब होनी चाहिए। उस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से हर चीजों को कवर कर रखा है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए तो फिर अरिहंत है या कोई और किताब है। बाकी परीक्षा मंथन किताब बहुत ही अच्छी लेवल की किताब है, आप उस किताब को अवश्य पढ़ें और अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको नोट्स बनाएं, या उसके डाउट जो आते हैं तो आप लोग बेझिझक पूछ ही सकते हैं, कौन मना करता है आपको। किताबों की बात कर लेता हूं अब मैं। किताबों की बात करने तो जनरल स्टडीज की एक किताब आप लोग जो है ना, एक ही किताब आपके पास अगर जीके की कोई किताब पड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट से जो है ना एक 5 7 हजार वाले एमसीक्यू वाली एक किताब ले आए। अब सर 5 हजार 7 हजार इतने क्वेश्चन भला मैं कैसे कर दूंगा, इसलिए तो मैंने कहानी पढ़ाई है पहले आपको, ताकि आप लोग थोड़े से एनर्जेटिक हों। करना पड़ेगा भैया, तपना तो पड़ेगा, आहुति तो डालनी पड़ेगी। अगर आज अनकंफर्टेबल जोन में नहीं गए तो फिर कल को कंफर्ट जोन में भी नहीं जा पाओगे। करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा आई डोंट नो, करना आपको पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तभी आप लोग, मैं कह रहा हूं ना कि प्रिपरेशन, ऐसा मत सोचना कि इस बार जीके नहीं आई तो क्या पता नहीं आएगी। भैया तैयारी करके जाओ, आए ना आए उसका कोई लेना देना नहीं, आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ। जैसे मैंने उस धनुर्धारी बच्चे की बात बताई, प्रिपरेशन कहते किसे हैं इसका मतलब आप अपने आप ही समझ गए होंगे। साइंस के लिए लूसेंट किताब बहुत बेहतर किताब है, एक किताब आपके पास हो लूसेंट वाली, बस इसके अलावा कोई आपको टेंशन नहीं लेने का है। अच्छे से पढ़ डालिएगा, आपका बहुत ही अच्छे लेवल का एनर्जी लेवल आ जाएगा, और कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, वो वाली चीजें आसानी से कर पाओगे। एनिमल हस्बेंड्री की वैसे तो एक किताब आती है आप लोगों की मार्केट के अंदर, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर से अगेन सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ी है बुक ये। अगर आप थोड़े बुकिश ज्यादा हो, किताबें पढ़ने के थोड़े ज्यादा हैबिचुअल हो, तो आपको ये स्क्रीन पे किताबें दिखाई दे रही हैं, आप इन किताब को लेना। गुप्ताज वाली किताब भी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो चाहें तो आप इसको ले आए तो काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपको, ठीक है ना, मतलब आपको मदद मिलेगी आपकी तैयारी में, कंफर्म है। ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए एक आप पुष्पेंद्र कुमार की किताब है, अरियंत की है, अरियंत वाली किताब लगभग कंप्लीट एग्रीकल्चर के एक साथ ही फैक्ट दे रखे हैं इसके अंदर, बस। तो ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, अब आपको मैं कंपाइल करता हूं क्या करना है, मतलब ओवरऑल इस वीडियो का निचोड़ देने की कोशिश करता हूं। तो पहली चीज है आपकी जीके। जीके में आपको मेन ध्यान देना है हरियाणा जीके के अंदर, ठीक है ना, हरियाणा जीके पे, हरियाणा जीके की कोई एक किताब है उसको पढ़ना है आपको। दूसरा आपको जो है ना नेशनल जीके की बात करते हैं तो आपके पास में कोई एक एमसीक्यू की किताब होनी चाहिए फिलहाल अब, और उसको आप लोग रट्टे मारना शुरू कर दो, और आपके पास में कोई इलाज नहीं है फिलहाल, क्योंकि दिन बचे बहुत कम, और उसको आप सुबह शाम दोपहर बार बार पढ़ना स्टार्ट कर दो, सभी पुराने क्वेश्चनों को। एटलीस्ट पेपर में से बैठने से पहले आपके 4 5 हजार एमसीक्यू आपकी आंखों के आगे से निकले होने चाहिए, कम से कम है ये, तो इससे ऊपर होंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपका। ऐसे ही हरियाणा जीके है, ये तो वैसे ही छोटी सी है, तो इसको आप थ्योरी वाइज भी कर सकते हो और एमसीक्यू वाइज दोनों वाइज ही करो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये बड़े नंबर की है। करंट अफेयर आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए, हरियाणा करंट अफेयर का वेटेज 4 से 5 क्वेश्चनों का आ रखा है, तो आप लोग इनके भी रट्टे मारना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सोर्स मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से, नेशनल का भी सोर्स बताया और हरियाणा का भी बता दिया है। उसके बाद में आपको एनिमल हस्बेंड्री की बात आती है, आपकी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात आती है, इन दोनों की, इन दोनों के लिए भी मैंने आपको बता दी है, किताबें बता दी है। गुप्ताज ले आइएगा, अरिहंत ले आइएगा, मार्केट में इजीली मिल जाएगी, कहीं से भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ठीक तरीके से स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे रहिएगा, कोई किसी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आसानी से मैं करवा दूंगा।
बात आती है फिर साइंस की, बात आती है तो साइंस के लिए आपको लूसेंट की एक किताब बस अनफ है, कोई टेंशन नहीं है। कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर आपको पढ़ना है परीक्षा मंथन किताब से, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे इजीली आपको एमसीक्यू बहुत सारे सोल्व करवा दूंगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। एक 4 घंटे वाला वीडियो पड़ा है वो देख लीजिएगा, आपका काम 80% तो वहीं बन जाएगा। कंप्यूटर का रात्रि जागरण करके एक वीडियो है, 80% काम आपका वहीं बन जाएगा। हरियाणा पुलिस वगैरह के पेपरों में वहीं से ही क्वेश्चन आए थे सारे। बस इतनी बात है। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो उनकी तो बात अब करो चाहे ना करो तो दोनों ही बात बराबर है, क्योंकि आपको करना क्या है ऑलरेडी पता है। हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इनकी बात मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये वो मार्क्स नहीं है या ये वो सब्जेक्ट अब नहीं है कि आप 15 दिनों में तैयारी करेंगे। अगर है तो ठीक है, हो ही रखी है, नहीं है तो भी आप इसमें अब टाइम वेस्ट ना करें। टाइम अब आप लगाना है तो हरियाणा जीके में, कंप्यूटर में और साइंस में, तीन बड़े सब्जेक्ट, चौथा फिर एनिमल हस्बेंड्री पे लगाना है। ये आप कहोगे सर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, इन्होंने सिलेबस में लिख रखा है, ऑफिशियल जो इनकी पीडीएफ है उसमें तो लिख रखा है इन्होंने। हाँ इस बार थोड़े मार्क्स ज्यादा दे दिए, क्या कर सकते हैं। आईपीसी सीआरपीसी का क्या करूं सर? देखो बेसिक के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। अब आप 512 सेक्शन पढ़ने बैठे, 13 सेक्शन पढ़ने बैठे, 520 सेक्शन, ये जितने भी सेक्शन है सारे पढ़ने बैठे, उतने सेक्शन तो बेटा नहीं होने वाले तुमसे, चाहे कितना ही जोर लगा लेना, नहीं होंगे तो तुम्हें वो वहां पे अपनी एफिशिएंसी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत खर्च करिएगा। हाँ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये तो मैं कहता हूं आपको, ठीक है ना, बेसिक एज ए सब्जेक्ट वाइज। तो इसके लिए एक आपका सब्जेक्ट एक वीडियो है स्टार आईक्यू पे, आप सर्च कर लेना, हरियाणा पुलिस की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो छोटा सा वीडियो ये 10 12 15 मिनट का, बस उससे ज्यादा आपको आप कर भी नहीं पाओगे। मतलब मेन मेन आईपीसी, मेन मेन बातें, आईपीसी सीआरपीसी का डिफरेंस, एक्ट वगैरह वो सब बता रखा है, बस उसके अलावा तो आप लोग कर भी नहीं पाओगे, और अगर करने बैठ भी जाओगे तो आप बेवकूफी कहलाओगे, और तो कुछ है नहीं। बात समझ में आ गई? यही सटीक बात आपको बतानी थी। अब आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेने का है। पॉजिटिव रहिएगा, जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।